हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सब लोगों का रिसोर्स यूपीपीएससी में। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि अच्छे होंगे। तो ये हमारा जर्नल साइंस का टेस्ट पेपर चल रहा बीपीएससी का। अभी एक दो दिन के बाद में यूपीपीसीएस का टेस्ट पेपर भी चालू हो जाएगा। तो क्योंकि अब यूपीपीसीएस और आरओ में बहुत कम टाइम बचा और मैं आपको कुछ कुछ चीज़ें शेयर करती रहती हूँ, तो उन्हें फॉलो करते रहिए। तो टेस्ट पेपर भी आप लगाते रहिए। टेस्ट पेपर से आपके क्वेश्चन का पता चलेगा कि कितने आप अटैम्प्ट कर रहे हैं और कितने आपके गलत हो रहे हैं। क्योंकि इस समय सबसे अगर कुछ ज़रूरी है तो वो है कि रिवीजन और प्लस टेस्ट पेपर, इन दो चीज़ों को बहुत करिए। और नई चीज़ें बिल्कुल भी मत पढ़िए, जो पढ़ा है वही रिवाइज़ करिएगा तो हेल्प मिलेगी। ठीक है। तो 106 तक हमने क्वेश्चन को देख लिया था। फिलहाल हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 106 तक के हमने देख लिए थे। आई होप कि आप लोगों ने अटेंड कर लिए होंगे। 107 की स्टॉक में एक टी आकार का चीरा लगाया जाता है और छाल को उठा लिया जाता है। छोटी लकड़ी वाली इस कोन कली को छाल के नीचे चीरे में रखा जाता है और टेप से ठीक से पट्टी बांध दी जाती है। निम्नलिखित में से किस ग्राफ्टिंग तकनीक का उल्लेख यहाँ किया गया? ऑप्शन है अप्रोच ग्राफ्टिंग, बी टंग ग्राफ्टिंग, सी बड ग्राफ्टिंग या डी वेज ग्राफ्टिंग। तो बात किया जाए, क्योंकि जनरल साइंस के क्वेश्चन है तो देखो थोड़ी सी लैंग्वेज की चेंज रहती है। ग्राफ्टिंग, इसमें दो अलग अलग पौधों के हिस्सों को जोड़ा जाता है ताकि वे एक पौधे के रूप में बढ़ते रहें। दोनों पौधों में से जो पौधा मिट्टी के संपर्क में होता है उसे स्टॉक कहा जाता है और ग्राफ्टिंग के लिए उपयोग किए जाने वाले पौधे को स्कोन कहा जाता है। तो यहाँ पर काफ़ी सारी अच्छे से चीज़ें दी गई हैं डिटेल में, उनको अच्छे से पढ़ लेना। आंसर की बात करें, यहाँ पर ग्राफ्टिंग तकनीक का उल्लेख किया गया है। यहाँ पर ये पूछ रहे कि किस ग्राफ्टिंग तकनीक का उल्लेख किया गया है। तो जितनी मैंने बात बताई उसके हिसाब से आपको लग रहा होगा कि ग्राफ्टिंग मतलब जो पूछी जा रही वो अप्रोच या, तो यहाँ पर अप्रोच या टंग ग्राफ्टिंग का नहीं, यहाँ पर जो उल्लेख किया गया है वो किया गया है बड ग्राफ्टिंग का। ठीक है, किसका? तो बड ग्राफ्टिंग का। आगे बढ़ते हैं। फिलहाल नेक्स्ट है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। ऑप्शन फर्स्ट, एनोमोफिली जानवरों द्वारा परागण, बी हाइड्रोफिली जल द्वारा परागण, सी जूफिली कीड़ों द्वारा परागण या फोर्थ एनेर्थोफिली पक्षियों द्वारा परागण। उपर्युक्त युग्मों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए केवल एक युग्म, बी केवल दो युग्म, सी केवल तीन युग्म या डी चार युग्म। तो अब यहाँ पर बताना कि कितने युग्म सम्मिलित हैं। एनिमोफिली हवा द्वारा परागण, वायु परागित पुष्पों को एनोमोफिली कहा जाता है। हाइड्रोफिली पानी द्वारा परागण को हाइड्रोफिली कहा जाता है और पानी से परागित फूलों को हाइड्रोफिलस कहा जाता है। उदाहरण के लिए वॉलिस्नेरिया हाइड्रोफिल। तो आंसर की बात करें तो यहाँ पर बी यानी कि केवल दो युग्म आपके यहाँ पर सही सुमेलित हैं। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो अभी 103 तो पहले हम सॉल्व कर चुके हैं। अभी हमने जो सॉल्व किया है वो 107 से किया है, तो 107 से आप देख लो। ठीक है, 107, 108। आगे बढ़ते हैं। फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन ए, ये कथन और कारण का क्वेश्चन है। कथन ए, पार्थेनोकार्पिक फलों में खाने योग्य भाग का उच्च अनुपात उपलब्ध होता है। कारण आर, पार्थेनोकार्पिक फल निषेचन की क्रिया के बिना अंडाशय से विकसित होते हैं। तो नीचे दिए गए कोड से अपना सही उत्तर हमें बताना है। कोड हमारा ए और आर दोनों सत्य हैं, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। बी, ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। सी, ए गलत है लेकिन आर सत्य है। और डी, ए सत्य है लेकिन आर गलत है। तो बताना है यहाँ पर, निषेचन के बाद अंडाशय फल बन जाता है और बीजांड बीज बन जाता है। हालांकि कई मामलों में निषेचन की क्रिया के बिना भी अंडाशय से फल जैसी संरचनाएं विकसित हो सकती हैं। तो ऐसे फलों को पार्थेनो कार्पिक फल कहा जाता है। आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन ए यहाँ पर कह रहे हैं कि सही है, यानी कि जैसे संरचना विकसित हो सकती है ऐसे फलों को पार्थेनो कार्पिक फल तो कहा जाता है, लेकिन निश्चित रूप से उनके पास सच्चे बीज नहीं होंगे। कई व्यावसायिक फल बीज रहित बनाए जाते हैं, उदाहरण के लिए केला, अंगूर और पपीता। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन फर्स्ट, विविधताएं कुछ व्यक्तियों को अस्तित्व के संघर्ष में बेहतर ढंग से सक्षम बनाती हैं। सेकंड, विविधताएं प्रजनकों को बेहतर उपज, तेज विकास, बढ़ी हुई प्रतिरोधक क्षमता और कम इनपुट में सुधार करने की अनुमति नहीं देती हैं। थर्ड, यह प्राकृतिक चयन के लिए आनुवांशिक सामग्री प्रदान करता है। तो उपरोक्त में से कौन सा से कथन सही है? ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल फर्स्ट और सेकेंड, सी केवल सेकेंड या डी केवल फर्स्ट और थर्ड। तो हमें बताना है यहाँ पर। बात करें अगर यहाँ पर, तो कथन सेकंड हमारा गलत है। विविधताएं प्रजनकों को बेहतर उपज, तेज विकास और बढ़ी हुई प्रतिरोधक और कम इनपुट में सुधार करने की अनुमति देती हैं। आंसर की बात करेंगे तो जब सेकंड गलत है तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर फिलहाल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन फर्स्ट, किसी जीव के आनुवांशिक पदार्थ में अचानक होने वाले परिवर्तन को उत्परिवर्तन कहा जाता है। सेकंड, उत्परिवर्तन शब्द हुगो डी व्रीज द्वारा प्रस्तुत किया गया था।
थर्ड, एक्स किरणें, गामा किरणें, अल्फा किरणें, बीटा किरणें, न्यूट्रॉन, कॉस्मिक किरणें रासायनिक उत्परिवर्तन है। तो उपरोक्त में से कौन सा से कथन सही है या है? ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल फर्स्ट और सेकंड, सी केवल सेकंड या डी केवल फर्स्ट और थर्ड। अब बताना कि ये 3 ऑप्शन दिए गए हैं, 3 हमारे फैक्ट हैं, तो क्या तीनों फैक्ट सही हैं? आपको ये बताना है। कथन फर्स्ट और सेकंड हमारे सही है। किसी जीव की अनुवांशिक सामग्री में अचानक परिवर्तन को उत्परिवर्तन कहा जाता है और उत्परिवर्तन शब्द हुगो डी व्रीज द्वारा 1901 में पेश किया गया था। तो जब उन्होंने पौधे इवनिंग प्रिमरोज ओएनोथेरा लमार्कियाना पर अध्ययन किया था और उत्परिवर्तन सिद्धांत प्रस्तावित किया था। तो फर्स्ट और सेकंड तो सही है। अब जब फर्स्ट और सेकंड सही है तो यानी कि बी ऑप्शन हमारा फिलहाल सही हो जाएगा। ठीक है। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस प्राणी के प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन घुला होता है? ऑप्शन ए मेढक, बी मछली, सी मानव या डी केचुआ। तो अगर बात करें तो केचुआ उन जानवरों में से एक है जिन्हें एनेलिडा फाइलम में वर्गीकृत किया गया और केचुए में हीमोग्लोबिन प्लाज्मा में घुला होता है। तो फिर डी ऑप्शन हो जाएगा आपका कि प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन घुला होता है। वो कौन सा है प्राणी? तो केचुआ हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है फिलहाल, नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन फर्स्ट, बायोफोर्टिफिकेशन उच्च स्तर के विटामिन और खनिज या उच्च प्रोटीन और स्वस्थ वसा के साथ फसलों के प्रजनन की प्रक्रिया है। सेकंड, बायोफोर्टिफिकेशन मनुष्यों में हानिकारक आनुवांशिक विकारों का कारण बनता है। तो उपरोक्त में से कौन सा से कथन सही है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ए, बी, सी और डी। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन सही है वो आपका सही होगा केवल फर्स्ट, बायोफोर्टिफिकेशन मनुष्य में हानिकारक आनुवांशिक विकारों का कारण बनता है, ये कह रहे हैं। तो देखो कथन सेकंड हमारा गलत है। बायोफोर्टिफिकेशन से मनुष्यों में हानिकारक बीमारियां नहीं होती हैं। अब इन्होंने पूछा था कि सही बताना है तो फिर पहला ही है, क्योंकि कारण बनता है ऐसा नहीं है। ठीक है। ये रहे हमारे क्वेश्चन, हमने अभी 109 से देखे हैं। ठीक है, तो इनको भी आप देखते चलो। हमने 113 तक सॉल्व कर लिए हैं, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। ऑप्शन फर्स्ट, फाइटो रेमेडिएशन प्रदूषण नियंत्रण में पौधों का उपयोग करता है। सेकंड, माइकोर मीडिएशन प्रदूषण नियंत्रण में बैक्टीरिया का उपयोग करता है। थर्ड, बायोलीचिंग धातु प्रदूषक को पुनर्प्राप्त करने के लिए सूक्ष्म जीवों का उपयोग करता है। एंड 4, राइजोफिल्ट्रेशन प्रदूषण नियंत्रण में राइजोस्फीयर प्रजातियों का उपयोग करता है। उपर्युक्त युग्मों में से कौन, हमने यहाँ पर बात की थी कि इसमें से कितने युग्म सुमेलित हैं, है ना। ये देखो, राइजोफिल्ट्रेशन प्रदूषण नियंत्रण में राइजोस्फीयर प्रजातियों का उपयोग किया जाता है। अब ये साइंस के बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन बनते रहते हैं, फिर प्रॉब्लम हो जाती है। तो उपर्युक्त युग्मों में से कौन सा सही है? ए, बी, सी और डी युग्म दिए गए हैं। देखो, हम यहाँ पर बात कर रहे थे फाइटो रेमेडिएशन की, तो ये पर्यावरण प्रदूषकों का निवारण करने के लिए पौधों का उपयोग होता है। माइकोर मेडिएशन, तो पर्यावरण प्रदूषकों का निवारण करने के लिए कवक का उपयोग किया जाता है। दूषित स्थलों से धातु प्रदूषकों को पुनर्प्राप्त करने के लिए समाधान में सूक्ष्म जीवों का बायोलीचिंग उपयोग, और राइजोस्फीयर सूक्ष्म जीवों द्वारा धातुओं का राइजोफिल्ट्रेशन अवशोषण या कार्बनिक यौगिकों का क्षरण। तो इस तरीके से देखोगे तो सी ऑप्शन केवल 3 युग्म सही सुमेलित हैं। ठीक है, केवल 3, सॉरी कहाँ लगा दी, ये ओके, 3 युग्म सही सुमेलित हैं। अब उनको डिटेल में अच्छे से पढ़ लेना। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि ग्रोथ हार्मोन की कमी किसके कारण बच्चों में बौनापन होता है, स्रावित होता है? हाइपोथैलेमस से, बी पिट्यूटरी ग्रंथि से, सी थायराइड से या डी अग्नाशय से। तो बच्चों में जो बौनापन होता है वो कौन से हार्मोन की ग्रोथ की कमी से होता है ना, ये बताना है। तो ग्रोथ हार्मोन यानी कि GH2 हाइपोथैलेमिक पेप्टाइड्स के नियमन के तहत पूर्व काल पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा एक स्पंदनशील में स्रावित होता है। तो इस तरीके से अगर बात करें तो बी आपका हो जाएगा पिट्यूटरी ग्रंथि से। ठीक है, नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये कथन कारण के क्वेश्चन है। केचुओं को किसानों का मित्र कहा जाता है। कारण आर, केचुए मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो नीचे दिए गए कोड से अपना सही उत्तर चुनें। अब उत्तर वही है आपके एज इट इज, ए, बी, सी और डी। बस थोड़ा सा ऊपर नीचे ध्यान देना कि ए और बी में क्या कह रहे हैं, क्योंकि एक होता है जिसमें ए और आर दोनों सत्य होते हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण होता है। तो ये बी में ये चीज़ दी है, तो ये ध्यान रखना है। देखो, अधिकांश देशों में जो ये कचरे की बात होती है और इन चीज़ों की बात होती है तो बायोडिग्रेडेबल और गैर बायोडिग्रेडेबल होते हैं का निपटान एक गंभीर चुनौती बनी हुई है। केचुए मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इसलिए इन कीड़ों को किसान मित्र कहा जाता है।
और इन्हें मिट्टी की उर्वरता के जैविक संकेतक भी माना जाता है। तो बी हो जाएगा कि ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ठीक है, ये चीज़ को जरूर ध्यान देना कि क्या दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं या नहीं। ठीक है, चलो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कि निम्नलिखित पर विचार करें। ऑप्शन ए पानी सूखना, बी भोजन का भंडारण, सी थर्ड पौधों की संपूर्ण संरचना के लिए समर्थन, एंड फोर गैसीय विनिमय। उपरोक्त में से कौन सा जड़ों का कार्य है? ऑप्शन ए केवल फर्स्ट और थर्ड, बी केवल फर्स्ट सेकेंड और फोर्थ, सी केवल फर्स्ट थर्ड और फोर्थ, या डी फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। तो हमें बताना है कि यहाँ पर ये जो 4 ऑप्शन दिए गए इनमें से कितने सही है। जड़ों के 3 प्रमुख कार्य होते हैं, पानी और खनिजों को अवशोषित करना, पौधे को सहारा देना और भोजन का भंडारण करना। ये मतलब बचपन से पढ़ते आ रहे तो पता है। आंसर की बात करेंगे तो डी आपका सही है, यानी कि फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। फोर्थ गैसीय विनिमय ये इसमें सही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। ऑप्शन फर्स्ट डिप्लोब्लास्टिक जेलीफिश, बी ट्रिप्लोब्लास्टिक फ्लैटवर्म, थर्ड खुले प्रकार का परिसंचरण तंत्र मनुष्य, एंड फोर बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र घोंघे। तो उपरोक्त में से कौन सा युग्म सही है? ऑप्शन ए केवल 1 युग्म, बी केवल 2 युग्म, सी केवल 3 युग्म, या डी 4 युग्म। बताना है 4 ऑप्शन में से कि कितने सही हैं। ठीक है, ये हमें यहाँ पर बताना है। देखो बात की जाए तो फर्स्ट और सेकेंड हमारे सही है, यानी कि फर्स्ट और सेकेंड सही है। जिन जानवरों में कोशिकाएं 2 भ्रूण परतों बाहरी एक्टोडर्म और आंतरिक एक्टोडर्म में व्यवस्थित होती हैं उन्हें डिप्लोब्लास्टिक जानवर कहा जाता है। तो इस तरीके से डिटेल में चीज़ें दी गई हैं, एंडोडर्म गैस्ट्रोडर्म, है ना। आंसर की बात करेंगे तो बी ऑप्शन सही है, केवल 2। नेक्स्ट कह रहे हैं कि प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने दिया? ऑप्शन ए ल्यूवेन हॉक ने, बी रॉबर्ट ब्राउन, सी लीनियस, या डी परकिंजे। ठीक है, परकिंजे। तो बताना है कि इसमें से प्रोटोप्लाज्म जो शब्द है वो किसने दिया है। जेई पुरकिंजे या परकिंजे ने कोशिका के तरल पदार्थ के लिए प्रोटोप्लाज्म शब्द गढ़ा। और कोशिका की जीवित सामग्री जो प्लाज्मा झिल्ली से घिरी होती है प्रोटोप्लाज्म कहलाती है। आंसर की बात करें तो डी हो जाएगा आपका परकिंजे। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है, यहाँ से हमने शुरू किया था तो इनको भी देखते चलें। ठीक है, 116। हम बढ़ते हैं फिलहाल आगे कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन फर्स्ट एक्वारेजिया 1:3 के अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सांद्र नाइट्रिक एसिड का ताज़ा तैयार मिश्रण है। सेकंड एक्वारेजिया एक अत्यधिक संक्षारक धुआं उगलने वाला तरल पदार्थ है। तो कह रहे सही कथन चुने। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी फर्स्ट और सेकंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। देखो अगर इसका क्वेश्चन के हिसाब से पढ़ोगे समझोगे तो एक्वारेजिया जो होता है लैटिन में शाही पानी के लिए 3:1 के अनुपात में होता है। ये 1:3 दिया, ये यहाँ पर उल्टा दे दिया। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पर हो जाता है गलत। ठीक है, जब फर्स्ट गलत हो जाता है तो केवल सेकंड हमारा यहाँ पर फिलहाल सही रहता है। तो जो इसका आंसर होगा वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन है हमारा ऑप्शन ए हार्मोन को रासायनिक संदेश वाहक कहा जाता है। कारण आर वे लक्ष्य अंगों में विशिष्ट कार्य करने के लिए कार्बनिक उत्प्रेरक और सह एंजाइम के रूप में कार्य करते हैं। तो नीचे दिए गए कोड से अपना सही उत्तर चुनें। ऑप्शन ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। बी ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण। सी ए गलत है लेकिन आर सत्य है। और डी ए सत्य है लेकिन आर गलत है या असत्य है। देखोगे तो हार्मोन रासायनिक संदेशवाहक है क्योंकि वे लक्ष्य अंगों में विशिष्ट कार्य करने के लिए कार्बनिक उत्प्रेरक और सह एंजाइम के रूप में कार्य करते हैं। तो अगर यहाँ पर आंसर की बात करें कि ये दोनों ही ऑप्शन क्या सही हैं तो बी ऑप्शन यानी कि ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण भी करता है। तो इस तरीके से इसका आंसर आपको पता चल गया। आगे बढ़ते हैं, फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन फर्स्ट लेडिंग कोशिकाएं कई पुरुष सेक्स हार्मोन स्रावित करती हैं जिन्हें सामूहिक रूप से एंड्रोजन कहा जाता है और मुख्य रूप से टेस्टोस्टेरोन कहा जाता है। सेकेंड अंडाशय स्टेरॉयड हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का स्राव करते हैं या श्रावण करते हैं। तो उपरोक्त में से कौन सा से कथन सही है या है। अब ए बी सी और डी करके ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन आप देख लो अच्छे से। कथन फर्स्ट फिलहाल सही है कि वृषण शुक्रजनक नलिकाओं और अंतराली कोशिकाओं या लेडिंग कोशिकाओं से बना होता है। तो इस तरीके से देखोगे तो फर्स्ट और सेकंड दोनों ही सही है, यानी कि सी ऑप्शन आपका फिर सही हो जाता है। तो क्या आंसर इसका होगा 122 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन फर्स्ट
टोटिपोटेंसी एक कोशिका की एक जीव में सभी विभेदित कोशिकाओं को विभाजित करने और उत्पन्न करने की क्षमता है। सेकंड, यूनिपोटेंसी एक स्टेम सेल को संदर्भित करती है जिसमें 3 रोगाणु परतों एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म में से किसी एक में अंतर करने की क्षमता होती है। तो कह रहे कि उपरोक्त में से कौन सा से कथन सही है या है? ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी फर्स्ट और सेकंड दोनों, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। अब आपको बताना है यहाँ पर कि क्या इसका सही आंसर होगा। देखो, अगर बात करें कथन फर्स्ट, तो जो टोटिपोटेंसी है यानी टोटी टोटल एक जीव में सभी, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा फिलहाल सही है। सेकंड गलत है। क्यों? क्योंकि प्लूरिपोटेंसी एक स्टेम सेल को संदर्भित करता है जिसमें 3 रोगाणु परतों एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म में से किसी एक में अंतर करने की क्षमता होती है। तो केवल ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, फर्स्ट सही, सेकंड आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन फर्स्ट, एलिसा सीरम एंटीबॉडी सांद्रता निर्धारित करने के लिए एक उपकरण है जैसे कि HIV जैसे रोगजनकों से संक्रमित व्यक्ति में उत्पादित एंटीबॉडी। सेकेंड है, यह निर्धारित करने के लिए कि यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण नैदानिक उपकरण है कि कोई व्यक्ति HIV पॉजिटिव है या निगेटिव। तो उपरोक्त में से कौन सा से कथन सही है या है? ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी फर्स्ट और सेकंड दोनों, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। बताना है। देखो, कथन फर्स्ट और सेकंड आपके सही हैं क्योंकि एलिसा एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है जिसकी खोज ईवा एंगवेल और पीटर पर्लमैनी ने 1971 में सीरम जो मूत्र आदि के नमूने में विशिष्ट एंटीबॉडी या एंटीजन की उपस्थिति का पता लगाने के लिए की थी। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण निदान उपकरण है और यह निर्धारित करने के लिए कि कोई व्यक्ति HIV पॉजिटिव है या निगेटिव। तो एलिसा सीरम एंटीबॉडी सांद्रता निर्धारित करने के लिए एक उपकरण है। तो कुछ चीज़ें और अच्छे से डिटेल में दी गई हैं। फिलहाल आंसर की बात करें तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है। तो ये हमने अभी 120 से क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तो ये आप देखते चलें और आगे बढ़ते रहें। ओके, ठीक है, 123, 124 आगे बढ़ते। फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन फर्स्ट, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन PCR एक इन विट्रो एप्लीकेशन तकनीक है जिसका उपयोग रुचि के DNA की कई समान प्रतियों अरबों को संश्लेषित करने के लिए किया जाता है। सेकंड कह रहे विकृतीकरण, पुनरुत्पादन या प्राइमर एनीलिंग और संश्लेषण या प्राइमर विस्तार PCR में शामिल 3 चरण हैं। थर्ड, PCR तकनीक का उपयोग RNA के प्रवर्धन के लिए भी किया जा सकता है। इस स्थिति में इसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन PCR कहा जाता है। तो अब क्वेश्चन इनका ये है, कहने का मतलब कि उपरोक्त में से कौन सा से कथन सही है। ये 4 आपके ऑप्शन दिए गए, ए केवल फर्स्ट, बी केवल फर्स्ट और सेकंड, सी केवल सेकंड और थर्ड, या डी केवल फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अब हमें बताना है कि इसमें से कितने ऑप्शन सही हैं आपके। अगर तीनों को हमने पढ़ लिया अच्छे से, तो तीनों का जब अगर आप देखेंगे एक्सप्लेनेशन, तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, यानी कि तीनों ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि मछली जैसे जलीय जंतु अपने अपशिष्ट को गैसीय रूप में उत्सर्जित करते हैं। ऑप्शन है ऑक्सीजन के रूप में, बी हाइड्रोजन के रूप में, सी अमोनिया के रूप में, या डी नाइट्रोजन के रूप में। तो यहाँ पर हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, देखो, मछलियाँ अमोनिया जैसे अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन करती हैं जो सीधे पानी में घुल जाते हैं। अमोनिया प्रत्यक्ष अपशिष्ट है जो सभी जानवरों द्वारा प्रोटीन चयापचय के उप उत्पाद के रूप में उत्पन्न होता है। तो फिर इस तरीके से देखोगे तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, यानी अमोनिया के रूप में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन फर्स्ट है, पेनिसिलिन को दवाओं का रानी कहा जाता है, कारण यह क्रिया में जीवाणुनाशक है और जीवाणु कोशिका दीवार के संश्लेषण को रोकता है। तो नीचे दिए गए कोड से अपना सही उत्तर चुनें। ऑप्शन ए और आर दोनों सत्य हैं, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। बी, ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण, मतलब ये वही कथन कारण का क्वेश्चन है। हमें यहाँ पर बताना है कि क्या कथन और कारण दोनों ही सत्य हैं। तो पेनिसिलिन खोजी गई पहली प्रभावी एंटीबायोटिक दवाओं में से एक थी जिसने जीवाणु संक्रमण के उपचार में क्रांति ला दी। इसकी शुरुआत से पहले कई सामान्य संक्रमण घातक थे। तो पेनिसिलिन जो है वो स्टेफिलोकोकी और स्ट्रेप्टोकोकी सहित बैक्टीरिया के व्यापक स्पेक्ट्रम के खिलाफ प्रभावी साबित हुआ जो कई बीमारियों का कारण बनता है। तो यहाँ पर कथन और कारण तो सत्य हैं, लेकिन ये एक दूसरे का स्पष्टीकरण नहीं करते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट करें कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन फर्स्ट, एकल कोशिका प्रोटीन बैक्टीरिया, ईस्ट या शैवाल जैसी माइक्रोबियल कोशिकाओं से उत्पन्न प्रोटीन को संदर्भित करता है।
नेक्स्ट कह रहे कि यह एक संपूर्ण प्रोटीन स्रोत है जिसमें सभी आवश्यक अमीनो एसिड होते हैं। थर्ड कह रहे कि इसके उत्पादन में अपशिष्ट जल और कृषि अपशिष्ट जैसी सस्ती जैविक सामग्री का उपयोग किया जाता है, जिससे यह एक स्थायी खाद्य स्रोत बन जाता है। तो उपरोक्त में से कौन सा से कथन सत्य है? अब यहाँ पर 3 कथन दिए गए हैं। ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकेंड, सी फर्स्ट और सेकेंड दोनों, डी फर्स्ट और थर्ड। ठीक है, केवल फर्स्ट और थर्ड, यानी कि इसमें से कितने ऑप्शन सही है? तो कथन फर्स्ट हमारा सही है एंड सेकेंड गलत है, तो थर्ड भी सही है, यानी कि फर्स्ट और थर्ड सही है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन फर्स्ट, HIV ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस CD4+T कोशिकाओं पर हमला करके प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर कर देता है। सेकेंड, एड्स एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम HIV संक्रमण का बाद का चरण है जब प्रतिरक्षा प्रणाली गंभीर रूप से कमजोर हो जाती है। थर्ड, HIV एड्स के लिए वर्तमान में इलाज उपलब्ध है, लेकिन दवा संक्रमण का प्रबंधन कर सकती है और संचरण को रोक सकती है। तो उपयुक्त कथनों में से कितने कथन सत्य है? सबसे पहली बात तो HIV काफ़ी गंभीर बीमारी है और इसकी मतलब देखभाल करना बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ पर जो बात बता रहे हैं ये, तो फर्स्ट और सेकंड तो सही है, लेकिन थर्ड गलत है आपका। थर्ड क्यों गलत है? क्योंकि ये कह रहे हैं कि HIV एड्स का अभी तक कोई इलाज नहीं है, लेकिन अत्यधिक प्रभावी दवाएं हार्ट वायरस को दबा देती हैं, जिससे HIV से पीड़ित लोग लंबे और स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। उचित उपचार के ट्रांसमिशन जोखिम को भी काफ़ी हद तक कम हो सकता है, बट अभी ऐसी कोई दवा नहीं है जो इसको रोक सकती है, जो इसको तुरंत ख़त्म भी पूरी तरीके से ख़त्म नहीं कर सकती। जैसे पोलियो की खुराक पिलाने से पोलियो जड़ से ख़त्म हो रहा है, वैसा इनके कहने का मतलब है कि नहीं है। तो फिर क्या आंसर होगा? तो सी ऑप्शन हो जाएगा कि फर्स्ट और सेकंड सत्य है, थर्ड आपका गलत है। ठीक है।